हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सीडीपी का सीरीज शुरू करने वाले हैं जो एमसीक्यू फॉर्म में है, जिसमें 30 क्वेश्चन है सीडीपी के, जो आप सभी के सी टेट, ऑल एस टेट, केवीएस, ईएमआरएस और सभी प्रकार के शिक्षक भर्ती में बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला देख लेते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ए, बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं। बी, विद्यालय में आने से पहले बच्चों को कोई पूर्व ज्ञान नहीं होता है। सी, अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को कष्ट होता है। तथा डी है, बच्चे यथावत वही सीखते हैं जो उन्हें पढ़ाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से शिक्षा मनोविज्ञान मानता है कि बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं, शिक्षक मात्र सहयोगी मात्र होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है उन्हें धार्मिक पुस्तक पढ़ाना, शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना, उनका मूल्य शिक्षा पर मूल्यांकन करना तथा उन्हें प्रातःकालीन सभा में उपदेश देना। तो बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सबसे सर्वोत्तम मार्ग होता है शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना। जैसा कि बच्चे जो देखते हैं बच्चे वही सीखते हैं। अगर एक शिक्षक आदर्श रूप से व्यवहार करेगा बच्चों के सामने, तो बच्चों में भी वो गुण अपने आप आ जाएंगे। इसलिए हमारा सही आंसर हो जाएगा शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है आजीविका कमाना, बच्चे का सर्वांगीण विकास करना, पढ़ना एवं लिखना सिखाना तथा डी है बौद्धिक विकास करना। तो शिक्षा का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण उद्देश्य है बच्चे का सर्वांगीण विकास करना। बच्चे के किसी एक पक्ष का नहीं, बच्चे के हर पक्ष का, उसके सर्वांगीण विकास पे ध्यान देना ही शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 4 है, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? सारे बच्चे एक जैसे होते हैं। ऑप्शन बी है कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं। ऑप्शन सी है प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। और ऑप्शन डी है कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं। तो बाल मनोविज्ञान क्या मानता है? बाल मनोविज्ञान मानता है कि प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, प्रत्येक बच्चों में विशेष गुण होते हैं। तो बाल मनोविज्ञान के हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? सॉरी, ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया है पीडीएफ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा है? तो कथन आधारित क्वेश्चन हमारे एग्जाम में अक्सर देखने को मिलते हैं, तो आप सब कथन आधारित क्वेश्चन पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा है? तो ऑप्शन ए है बी.एन. झा, ऑप्शन बी है डेविस, ऑप्शन सी स्किनर, ऑप्शन डी है वुडवर्थ। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? स्किनर हमारा सही आंसर हो जाएगा। स्किनर ने ही कहा है कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ क्या है? आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए मन का अध्ययन है, ऑप्शन बी शरीर का अध्ययन है, ऑप्शन सी आत्मा का अध्ययन है या ऑप्शन डी व्यवहार का अध्ययन है। तो आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ क्या है? आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है व्यवहार का अध्ययन। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है? ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1920, ऑप्शन सी है 1940 और ऑप्शन डी है 1900। तो शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष माना जाता है ऑप्शन डी 1900 को। यहाँ ये ऑप्शन डी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उपनयन संस्कार किस शिक्षा काल में किया जाता था? तो ऑप्शन ए है वैदिक काल, ऑप्शन बी मुगल काल, ऑप्शन सी बौद्ध काल, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ये जितने भी क्वेश्चन मैंने लिए हुए हैं ये किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं, तो आप सभी इसमें ध्यान रखिएगा। तो उपनयन संस्कार किस शिक्षा काल में किया जाता था? तो वो तो ऑप्शन देख के ही समझ में आ रहा है कि ये वैदिक काल में किया जाता था। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं है?
यहाँ नहीं है पूछा गया है, तो आप क्वेश्चन पे ध्यान रखिएगा कि क्या पूछा है क्वेश्चन में। कई बार क्या होता है, परीक्षा में बहुत हड़बड़ी की वजह से हम क्वेश्चन का आंसर जानते हुए भी उसे गलत करके आ जाते हैं। जैसे यहाँ पे किससे है पूछा जाता तो आंसर अलग होता, बट यहाँ पूछा गया नहीं, तो अक्सर क्या होता है परीक्षा में हड़बड़ाहट की वजह से नहीं पे हमारा ध्यान नहीं जाता है। तो इसे आप पहले ही क्वेश्चन पढ़ते समय अंडरलाइन कर लीजिएगा, तो उसमें हमेशा ध्यान रहता है और उसके हिसाब से हम आंसर चूज करते हैं। तो ऑप्शन ए है मानव व्यवहार का अध्ययन, ऑप्शन बी है सीखने के तरीकों का अध्ययन, ऑप्शन सी है मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन और ऑप्शन डी है संचार माध्यमों का अध्ययन। तो इसमें हमको पूछा गया है शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किसी से नहीं है, तो मानव व्यवहार के अध्ययन से है, मानसिक प्रक्रियाओं के अध्ययन से भी है, सीखने के तरीकों का अध्ययन भी हम शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत पढ़ते हैं, बट संचार माध्यमों का अध्ययन हम शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं पढ़ते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, परिवार एक साधन है, ए अनौपचारिक शिक्षा का, बी औपचारिक शिक्षा का, सी दूरस्थ शिक्षा का या डी गैर औपचारिक शिक्षा का। तो परिवार किसका साधन है, तो परिवार साधन है अनौपचारिक शिक्षा का, क्योंकि अब अनौपचारिक मतलब जहाँ पे कोई औपचारिकता नहीं होती है, और औपचारिक मतलब ये तो स्कूल कॉलेज से संबंधित हो गया। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, अनौपचारिक शिक्षा का परिवार साधन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए, शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए, तो विद्यार्थियों में व्यावसायिक कुशलता का विकास करना, विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता तैयार करना, ऑप्शन सी है विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना, या ऑप्शन डी है व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। तो शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होना चाहिए, शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य होना चाहिए किसी विद्यार्थी को उसके व्यवहारिक जीवन के लिए प्रिपेयर करना, तैयार करना, ना कि उसको परीक्षा के लिए तैयार करना या व्यावसायिक कुशलता के लिए तैयार करना। विद्यार्थी को उसके व्यवहारिक जीवन, आने वाले जीवन के लिए रेडी करना ही शिक्षा का उद्देश्य होता है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, मानव विकास किन दोनों योगदानों का परिणाम है, तो ए अभिभावक एवं अध्यापक का, बी है वंशक्रम एवं वातावरण का, सी है सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों का, तथा डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मानव विकास किन दोनों योगदान का परिणाम है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वंशक्रम और वातावरण का। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन फिर निगेटिव पूछा गया है, तो नहीं पर ध्यान रख के हम आंसर अपना देखेंगे। ऑप्शन ए है अनुक्रमिकता, ऑप्शन बी है सामान्य से विशिष्ट, ऑप्शन सी है प्रतिवर्ती और ऑप्शन डी है निरंतरता। तो मानव विकास के कुछ विशेष सिद्धांत हैं, तो मानव विकास के सिद्धांत अनुक्रमिकता है, सामान्य से विशिष्ट भी है, निरंतरता भी है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा प्रतिवर्ती। इसमें पूछा गया है मानव विकास का सिद्धांत नहीं है, तो हमारा आंसर नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंध है। पहला है शिक्षा समाजशास्त्र, दूसरा है सामाजिक दर्शन, तीसरा है मीडिया मनोविज्ञान और चौथा है शिक्षा मनोविज्ञान। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए, कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंध है। तो हमारा आंसर नंबर डी सही हो जाएगा, शिक्षा मनोविज्ञान। अगला देख लेते हैं। शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता में विकास करते हैं, यह कथन किसका है। तो कथन आधारित क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों, प्लीज ध्यान रखिएगा। शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता में विकास करते हैं, यह कथन किसका है, ये पूछा गया है। तो ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी है स्किनर, ऑप्शन सी पेस्टोलॉजी और ऑप्शन डी है रविंद्रनाथ टैगोर। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद।
स्वामी विवेकानंद का ही कथन है कि शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता में विकास करते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि एक शिक्षक को हमेशा कक्षा कक्ष के अनुदेशन का नेतृत्व करना चाहिए। बी, शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से तर्क नहीं करना चाहिए। ऑप्शन सी है, बच्चे स्कूल से बाहर क्या सीखते हैं यह अप्रासंगिक है। ऑप्शन डी है, शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्षण महत्वपूर्ण होते हैं। तो शिक्षा शास्त्र का दृढ़ विश्वास क्या है? तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्षण महत्वपूर्ण होते हैं। अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? सत्य कथन पूछा गया है। ऑप्शन ए है, शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास में बाधक है। ऑप्शन बी है, विकास और सीखना दोनों सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों में अप्रभावित रहते हैं। ऑप्शन सी है, शिक्षार्थी एक निश्चित तरीके से सीखते हैं। और ऑप्शन डी है, खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। तो इसमें क्या पूछा गया है, कौन सा कथन सत्य है? तो शिक्षक अगर प्रश्न पूछते हैं तो ये संज्ञानात्मक विकास में बाधक नहीं है, ये संज्ञानात्मक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। और ऑप्शन बी है, विकास और सीखना दोनों सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों से अप्रभावित रहते हैं। नहीं, विकास और सीखना दोनों सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों से प्रभावित होते हैं। शिक्षार्थी एक निश्चित तरीके से सीखते हैं? बिल्कुल नहीं, शिक्षार्थी किसी एक निश्चित तरीके से नहीं सीखते, वो अलग अलग तरीकों से सीखते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, मानव विकास है। मानव विकास है, ऑप्शन ए मात्रात्मक, ऑप्शन बी गुणात्मक, ऑप्शन सी कुछ सीमा तक अमापनीय और ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो मानव विकास क्या है? मानव विकास मात्रात्मक भी होता है और गुणात्मक भी होता है। इस हिसाब से हमारा आंसर डी, ए और बी दोनों सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। प्रचलित योजनाओं में जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? तो प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? तो पहला है समायोजन, दूसरा आत्मसातकरण, तीसरा है साम्य धारण और चौथा है संगठन। तो प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को आत्मसातकरण कहा जाता है। अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। बच्चों को अपने अध्ययन में प्रयास करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षकों को डैश की आवश्यकता होती है। तो किसकी आवश्यकता होती है? अन्य बच्चों के साथ तुलना करने की, बच्चों को प्रेरित करने की, बच्चों को डांटने की या बच्चों को नियंत्रण में रखने की। तो बच्चों को अपने अध्ययन में प्रयास करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षकों को क्या करना चाहिए? अन्य बच्चों के साथ तुलना करने से बच्चों में मानसिक हीनता आती है। बच्चों को डांटना भी नहीं चाहिए, बच्चों को नियंत्रण में रखने की कोशिश तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा बच्चे को प्रेरित करने में। आप बच्चे को जितना ज़्यादा मोटिवेट करेंगे, जितना ज़्यादा उनको प्यार से समझाएंगे, उनको प्रेरित करेंगे किसी काम को करने के लिए, बच्चे उतना ही जल्दी उस चीज़ को सीखते हैं और उस चीज़ को अच्छे से कर पाते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी, बच्चे को प्रेरित करने में बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, एक प्रभावी कक्षा में। ऑप्शन ए, बच्चे हमेशा उत्सुक और तैयार रहते हैं क्योंकि शिक्षक उनकी प्रत्यास्मरण योग्यता का आकलन करने के लिए नियमित रूप से परीक्षा लेता रहता है। ऑप्शन बी है, बच्चे शिक्षक से डरते हैं क्योंकि वह मौखिक और शारीरिक दंड का प्रयोग करता है। ऑप्शन सी है, बच्चे शिक्षक का सम्मान नहीं करते और जैसा उन्हें अच्छा लगता है वैसा ही करते हैं। और ऑप्शन डी है, बच्चे अपने अधिगम को सुगम बनाने के लिए मार्गदर्शन एवं सहयोग हेतु शिक्षक से सहायता लेते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं और शिक्षक जो होता है वो एक मार्गदर्शक और सहयोगी के रूप में कार्यरत रहता है। तो एक प्रभावी कक्षा में बच्चे अपने अधिगम को सुगम बनाने के लिए मार्गदर्शन और सहयोग हेतु शिक्षक से सहायता लेते हैं। ये हमारा सबसे उपयुक्त उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं।
ज्ञान के एक बड़े असंबद्ध भाग को प्रस्तुत करना। ए, शिक्षिका के कार्य को कठिन और शिक्षार्थियों के कार्य को आसान बनाएगा। बी, शिक्षार्थियों के अवधारणात्मक समक्ष को प्राप्त करने को कठिन बनाएगा। ऑप्शन सी, शिक्षार्थियों के लिए प्रत्यय स्मरण को आसान बनाएगा। और ऑप्शन डी है, अपने तरीके से जानकारी को व्यवस्थित करने में शिक्षार्थियों की सहायता करेगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन भी निगेटिव पूछा गया है, असंबद्ध भाग पूछा गया है, ना कि संबद्ध भाग। तो हमारा क्वेश्चन नंबर बी, शिक्षार्थियों के लिए अवधारणात्मक समक्ष को प्राप्त करने को कठिन बनाएगा, इज द करेक्ट आंसर। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन का और फिर अपनी चेतना का। अभी वह एक प्रकार के व्यवहार को संजोए है। कथन किसका है? जैसा मैंने पहले कहा था, कथन आधारित क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो पहला कथन है टीचनर का, ऑप्शन बी है वुंट का, ऑप्शन सी वुडवर्थ का और ऑप्शन डी है मैकडूगल का। तो मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन का और फिर अपनी चेतना का। अभी वह एक प्रकार के व्यवहार को संजोए हुए है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है वुडवर्थ का। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24। वह विज्ञान जो संख्यात्मक पदार्थ को एकत्र करने, विभाजित करने, प्रस्तुत करने, तुलना करने और व्याख्या करने की विधि से संबंधित है कहलाता है। ऑप्शन ए सांख्यिकी, ऑप्शन बी गणित, ऑप्शन सी ज्यामिति और ऑप्शन डी संभाव्यता। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, सांख्यिकी। वह विज्ञान जो संख्यात्मक पदार्थ को एकत्र करने, विभाजित करने, प्रस्तुत करने, तुलना करने और व्याख्या करने की विधि से संबंधित है। तो यहाँ पे पूछा गया है संख्यात्मक पदार्थ। तो संख्यात्मक पदार्थ तो सांख्यिकी में ही होते हैं। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25। कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? ऑप्शन ए अंतर्दर्शन, ऑप्शन बी अवलोकन, यहाँ मिस प्रिंटिंग हुआ है दोस्तों, माफी चाहूंगी। ऑप्शन सी है बहिर्दर्शन, ऑप्शन डी प्रयोगीकरण। तो कौन सा हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा अंतर्दर्शन। शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है अंतर्दर्शन। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु निम्न में से किन मुख्य कारकों के ओतप्रोत घूमती है? ऑप्शन ए शिक्षार्थी एवं अधिगम अनुभव, ऑप्शन बी शिक्षण और अधिगम प्रक्रिया, ऑप्शन सी है अधिगम परिस्थितियां और ऑप्शन डी है सभी विकल्प सही हैं। तो हमारा ऑप्शन डी सभी विकल्प सही हैं हो जाएगा। शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु निम्नलिखित में से किन मुख्य कारकों के ओतप्रोत घूमती है? तो शिक्षार्थी और अधिगम अनुभव के चारों ओर घूमती ही है, शिक्षक और अधिगम प्रक्रिया के चारों ओर भी रहती है और अधिगम की परिस्थितियां के चारों ओर भी शिक्षा मनोविज्ञान घूमती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27। शिक्षा मनोविज्ञान अधिक बल देता है। ऑप्शन ए शिक्षक केंद्रित शिक्षा पर, ऑप्शन बी पाठ्यचर्या केंद्रित शिक्षा पर, ऑप्शन सी छात्र केंद्रित शिक्षा पर और ऑप्शन डी है विद्यालय केंद्रित शिक्षा पर। तो शिक्षा मनोविज्ञान आप सभी को पता है छात्र केंद्रित शिक्षा पर अधिक बल देता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28। मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश कहाँ स्थित है? मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी आगरा, ऑप्शन सी इलाहाबाद और ऑप्शन डी है वाराणसी। तो मनोविज्ञान शाला कहाँ स्थित है? मनोविज्ञान शाला इलाहाबाद में स्थित है। हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29। संरचनावादी उपागम बताता है कि ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो अत्यंत आवश्यक क्या है? ऑप्शन ए विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान, ऑप्शन बी दंड, ऑप्शन सी अनुबंधन, ऑप्शन डी यंत्रवत याद करना। तो संरचनावादी उपागम के लिए विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 30 एंड इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है,
निम्न में से कौन शिक्षा शास्त्री पद्धति एक संरचनावादी कक्षा के लिए उपयुक्त नहीं है? ऑप्शन ए बहुआयामी परिप्रेक्ष्यों को प्रोत्साहन, ऑप्शन बी सामूहिक सहयोगिता, ऑप्शन सी वेधन एवं दोहराव, ऑप्शन डी प्रयोगात्मकता। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा वेधन व दोहराव, क्योंकि यहाँ निगेटिव पूछा गया है इसलिए हमारा निगेटिव आंसर ही सही हो जाएगा, वेधन व दोहराव। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो में हमने सीडीपी के 30 क्वेश्चंस देखे हैं और आगे मैं आपको सीडीपी के क्वेश्चंस आपके लिए लाते रहूंगी। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।